फ्लोरोसेंट लैंप की तेज बिजली की गूंज ऑफिस की फुसफुसाहट को दबा देती थी, लेकिन आयशा के लिए नहीं। वो इस बनावटी सुबह में ऐसे घूमती थी जैसे उसी कामकाजी उथल-पुथल का हिस्सा हो। उसमें लगभग घुल मिल जाती थी। उसका सदा नीला यूनिफॉर्म और पीले अंडे के रंग के दस्ताने सिर्फ वर्दी नहीं थे, बल्कि एक तरह का भेस थे, दूसरी खाल थे, जो उसकी हर आकर्षक बनावट को छिपाते थे। कर्मचारी अपनी रोजमर्रा की चिंताओं में डूबे हुए अक्सर उससे टकरा जाते थे। उनके जूते उसके पैरों से रगड़ते थे, लेकिन वो बस सिकुड़ जाती थी, बिना कोई आवाज किए, जैसे अपनी अदृश्यता के नाजुक संतुलन को बिगाड़ने से डरती हो। 2 साल से वो यहाँ एक भूत की तरह थी, एक खामोश परछाई, अपना काम पूरी तरह से करती थी। फर्श, खिड़की की चौखटें, कूड़ेदान, सब पूरी खामोशी में, बिना एक भी नजर उठाए। दिन ऑफिस के धुंधलके में घुल रहा था। आयशा पोछे कि एकरस चाल में खोई हुई महानिदेशक राजीव शर्मा का केबिन साफ कर रही थी। वो पहले ही जा चुके थे, शांति का संकेत था, लेकिन अचानक उनका साया दरवाजे में उभरा। उनके पीछे उप निदेशक अशोक मेहता की आकृति मंडरा रही थी, और उनकी आवाजें, तेज और तनाव भरी, केबिन में ऐसे घुसी जैसे ठंडी हवा का झोंका हो। अशोक, कल पूरब के साझेदारों के साथ बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। राजीव शर्मा की आवाज, जो आमतौर पर इतनी आत्मविश्वास भरी होती थी, अब उसमें घबराहट थी। और अनुवादक नहीं है। एक साथ अनुवाद करना कोई मजाक नहीं है। ये गूगल ट्रांसलेट चलाने जैसा नहीं है। और ये सिर्फ इंग्लिश नहीं है, ये चीनी है, समझे? हम बर्बादी के कगार पर हैं। अशोक मेहता ऐसे सिकुड़ गए जैसे उन्हें तेज दर्द हुआ हो। ऊपर वाला अनुवाद ब्यूरो? भगवान बचाए राजीव, उनका चीनी अनुवादक एकदम बेकार है, और लिखित अनुवाद तो ऐसे है जैसे किसी पहली कक्षा के बच्चे ने किए हों। अगर हम बात भी नहीं कर पाए तो सौदा हाथ से निकल जाएगा। आयशा अंधेरे में मुश्किल से दिख रही थी। उसने अपनी बाल्टी से सिर उठाया। उसकी नजर, तेज और अप्रत्याशित, राजीव की आंखों से मिली। आपको कुछ चाहिए मैडम? या शायद आप केबिन खाली कर देंगी? यहां हम राज्य के महत्व की चर्चा कर रहे हैं। अशोक फुसफुसाया। उसका स्वर अप्रिय और तेज था। मैं बहुत अच्छी चीनी बोलती हूं मिस्टर शर्मा, आयशा ने कहा। उसकी आवाज अप्रत्याशित रूप से साफ और दृढ़ थी, अशोक की नाखुश नजर को अनदेखा करते हुए। मैं एक साथ अनुवादक हो सकती हूं? राजीव शर्मा आश्चर्य से पलकें झपकाईं। अशोक तो हंस पड़ा, तेज और रूखी हंसी। ये सफाई वाली, जो अपनी शॉल में आंखों तक ढकी रहती है, कल की बातचीत में। ये मजाक नहीं है, ये बेतुका है। राजीव, तुम किसकी बात सुन रहे हो? मैं बस मदद करना चाहती थी, आयशा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, बाल्टी लेने के लिए झुकते हुए। रुको! राजीव शर्मा ने उसे रोका। क्या तुम सच में चीनी बोलती हो? राजीव, तुम इस पर सच में भरोसा कर रहे हो? अशोक की आवाज में तिरस्कार था। यही है हमारी समस्या का हल। अगर वो 2-4 शब्द भी बोल ले और चीनी लोग चमत्कारिक रूप से उसे समझ लें, तो भी जरा उसकी हालत तो देखो। ये तो दुनिया का अंत है। उसकी शक्ल हमारी सबसे कम चिंता है। राजीव ने बात काटते हुए कहा, अपना फोन निकालते हुए। उसने एक नंबर डायल किया। फोन पर आवाज डॉक्टर जानली की थी, उनके पूर्व सहकर्मी, जो अब विदेश में थे। डॉक्टर ली, नमस्कार। आपके सहकर्मी अल्सर के साथ अस्पताल में है, और यहां हमारे पास सुनामी आ गई है। कृपया मदद कीजिए। एक महिला से चीनी में बात कीजिए। उसने आयशा को फोन दिया। उसका नाम भी नहीं जानता था। आयशा ने शांत भाव से अपना दस्ताना उतारा। जो हाथ दिखाई दिया वो मुलायम था, लंबी पतली उंगलियों के साथ एक सुंदर कलाई। नाखून छोटे कटे हुए थे, बिना मैनिक्योर के, लेकिन उनकी बनावट बेदाग थी, सफाई वाली के नहीं, बल्कि एक रानी के हाथ थे। ये छुपी रुस्तम तो सरप्राइज से भरी है, राजीव के मन में आया। और छुपी रुस्तम इस बीच फोन पर एकदम शुद्ध, बिना लहजे वाली चीनी में बात कर रही थी। उसकी बात बिना किसी हिचकिचाहट के बह रही थी, जैसे पुरानी रेशम हवा में खुल रही हो। कुछ मिनटों बाद उसने अलविदा कहा और फोन वापस कर दिया। तो कैसा रहा डॉक्टर ली? क्या राय है? राजीव ने उत्सुकता से पूछा। आपने मुझे हैरान कर दिया मिस्टर शर्मा, मैं चकित हूं। फोन से आवाज आई, लाजवाब। मुझे इतने समय में बात करके इतना मजा नहीं आया।
वो तो क्लासिकल कविता भी बिना लहजे के बोलती है, बिल्कुल नेटिव स्पीकर जैसा स्तर। ये शानदार है। आने पर मिलना चाहूंगा। धन्यवाद। आपने मेरी बहुत मदद की। अल्सर वाले सहकर्मी को मेरा नमस्कार कहना और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करना। मैं निश्चित रूप से आने पर उनसे मिलूंगा। राजीव शर्मा ने अशोक मेहता को देखा, जिनका चेहरा खामोश अचरज में जम गया था। फिर वो आयशा की ओर मुड़े। कृपया, आपका नाम क्या है? वो हकलाया। आयशा, उसने बताया। आयशा, कृपया कपड़े बदल लीजिए। हमें आपके साथ एक बहुत जरूरी काम से जाना है। कल मुझे आपकी मदद की सचमुच जरूरत होगी। आयशा ने सिर हिलाया, अपना सामान इकट्ठा किया और गायब हो गई। राजीव, तुम पागल हो गए हो? अशोक चिल्लाया। अजनबी लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेते हो? क्या होगा अगर वो खुफिया जासूस हो? दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ! राजीव ने चिल्लाया। अशोक ने दरवाजे की ओर आश्चर्य से देखा। क्या वो सैनिक है? 2 सेकंड और पूरी तरह तैयार हो गई। आयशा केबिन में दाखिल हुई। राजीव और उसका उप जम गए, जैसे जड़ हो गए हों। ये एक नया सरप्राइज था। ऑफिस में हर कोई सफाई वाली को एक झुकी हुई, साधारण सी, रिटायरमेंट के करीब की उम्र की महिला के रूप में देखने का आदी था। और अब उनके सामने एक दुबली लंबी लड़की खड़ी थी, जिसकी मुद्रा एकदम सही थी। बाल चिकने पीछे की ओर कंघे किए हुए थे और एक लंबी चमकदार पोनीटेल में बंधे थे। चौड़ा, बिना नाप का यूनिफॉर्म और शॉल केवल एक कुशल भेष था। उनके बिना उसे कोई पहचान नहीं पाता। बहुत बढ़िया, चलो चले, राजीव ने केबिन से निकलते हुए कहा। आयशा चुपचाप उसके पीछे चली गई। लिफ्ट में राजीव मुस्कुराया। आप पूछ भी नहीं रही हैं कि कहाँ? क्या होगा अगर मैं आपको कहीं ले जाकर छिपा दूं? आप मुझे कहीं नहीं ले जाएंगे और न ही छिपाएंगे। आयशा ने गंभीरता से जवाब दिया। कल महत्वपूर्ण बातचीत है। ये तर्कसंगत है। तर्कसंगत, राजीव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। वो एक लग्जरी कपड़ों के बुटीक में पहुंचे। आयशा घबराकर चारों ओर देखने लगी। घबराइए मत, राजीव बुदबुदाया। ये काम की जरूरत है। उसने सलाहकार को निर्देश दिया। कड़ा व्यापारिक सूट, घुटने के बीच तक की स्कर्ट, जैकेट, ब्लाउज, मध्यम हील वाले जूते। ऑकर्स, लड़की सलाहकार आयशा को ट्रायल रूम में ले गई। राजीव को एक के बाद एक कई सेट दिखाए गए, लेकिन वो बस नकारात्मक रूप से सिर हिलाता रहा, जब तक उसका चेहरा गुस्से से लाल नहीं हो गया। आपके कर्मचारी का स्वाद बहुत खराब है। किसी दूसरे सलाहकार को बुलाओ या हम किसी दूसरे बुटीक में जाएंगे। चुनाव बहुत है। एक पल बाद मैनेजर आ गया। घबराहट में असफल लड़की को एक तरफ हटा दिया। उसने खुद 2 सूट और कई ब्लाउज चुने। राजीव ने एक संकीर्ण स्कर्ट और चांदी स्टील रंग के रेशमी ब्लाउज वाले सूट की ओर इशारा किया। मैनेजर ने चुने हुए कपड़े आयशा को ट्रायल रूम में दे दिए। जब वो बाहर आई तो राजीव शर्मा ने आखिरकार संतुष्टि से सिर हिलाया। आखिरकार, यही चाहिए था। आयशा आईने में देख रही थी, खुद को पहचान नहीं पा रही थी। कितने समय से वो ऐसी चीजों से दूर थी। कितने समय से वो भूल गई थी कि वो इतनी सुंदर दिख सकती है। मैनेजर उसके सामने बैठ गया, जूतों का एक जोड़ा रखा। आयशा ने जूते बदले और आईने के सामने घूमी। मैनेजर ने भी देखा कि इस ग्राहक के बगल में कितनी खूबसूरत महिला है। जरूर पत्नी नहीं है, उसने सोचा। उसने जो कपड़े उतारे वो तो किसी बूढ़ी गांव की लाइब्रेरियन के लिए ही ठीक थे। बिजनेस वालों की पत्नियां तो ऐसे कपड़े पहनकर दवा लेने फार्मेसी भी नहीं जाएंगी। हमारा बिल बनाइए। राजीव खड़ा हुआ। और तुम आयशा नए कपड़ों में जाओगी? पुराने वाले अब मत पहनना, कम से कम मेरी मौजूदगी में तो नहीं। आयशा ने इस बीच आस्तीन पर लटकता हुआ प्राइस टैग पकड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो घबरा गई। ब्लाउज की कीमत उसकी महीने की सैलरी से ज्यादा थी और सूट और जूते तो थे ही। ये काम की जरूरत है, राजीव ने शांत से कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए। जरूरत? आयशा हकलाते हुए बोली। उससे कहीं ज्यादा। कल तुम कंपनी का चेहरा होगी। हम बातचीत में अपनी इज्जत नहीं खो सकते। बातचीत शानदार रही। आयशा को नई पोस्ट पर भेज दिया गया। जब कागजात की बात आई तो पता चला कि उसके पास वो नहीं थे। उन्हें दोबारा बनवाना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, राजीव ने बात काटते हुए कहा। मुझे एक एक्सपर्ट चाहिए, डिप्लोमा नहीं। डिप्लोमा का बाद में देखेंगे। वैसे
मैं सुरक्षा प्रमुख विक्रम सिंह को आपके कागजात का काम सौंपूंगा ताकि उन्हें जल्दी बनवाया जा सके। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। आयशा के गालों पर लाल धब्बे आ गए और वो साफ तौर पर घबरा गई। आयशा अपना काम बेदाग ढंग से करती थी, लेकिन उसके दिल में कुछ चल रहा था। जब वो सफाई वाली थी, तब वो कहीं ज्यादा शांत और संतुलित थी। कुछ उसे खा रहा था और वो कागजात में साफ तौर पर जल्दी नहीं कर रही थी। शायद सचमुच कुछ छिपा रही थी। और तुम सही थे, राजीव ने विचारपूर्वक कहा, अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए और अशोक मेहता की ओर देखते हुए। मुझे वो पसंद नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था। राजीव ने सुरक्षा प्रमुख विक्रम सिंह को आयशा पर नजर रखने का काम सौंपा। विक्रम, जरा पता लगाना कि ये हमारी आयशा कौन है। कागजात में कुछ गड़बड़ कर रही है। दूसरी बार याद दिलाया है और फिर से सिर्फ वादे और आंखें चुराती है। अफसोस होगा अगर उसे निकालना पड़ा। क्या होगा अगर अशोक सही हो और वो कुछ पता लगा रही हो। ठीक है बॉस, 2 दिन और मैं रिपोर्ट दूंगा, विक्रम ने जवाब दिया। राजीव ने सिर हिलाया और अपने कागजात में डूब गया। 2 दिन बाद विक्रम सिंह ने राजीव के केबिन का दरवाजा खटखटाया, मुश्किल से अपनी बेचैनी छिपाते हुए। क्या हुआ विक्रम? आंखों से दिख रहा है कुछ दिलचस्प मिला है। क्या उसने हमें प्रतिस्पर्धियों को बेच दिया? पूरा नहीं राजीव, लेकिन कुछ बहुत ही दिलचस्प मिला है। ये देखो, क्या चीज है? हमारी सफाई वाली। राजीव शर्मा ने फाइल के पहले पन्ने जल्दी से देखे और सीटी बजाई। वाह, ये क्यों छिपा रही है? तो फिर सवाल ये है, वो कब तक छिपेगी और क्यों? ये सचमुच सरप्राइज से भरी है। उसने इंटरकॉम की ओर झुका और आदेश दिया, सुनीता, कृपया आयशा को मेरे पास बुलाइए। 2 साल आयशा दुनिया से छिपी रही, उस जिंदगी से जो तब तबाह हो गई जब उसने अपने पिता को खो दिया। अरुण वर्मा उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे, एक ऐसे आदमी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो किंग मिडास की तरह जिस चीज को छूते थे उसे सोना बना देते थे। लेकिन वो अपनी पत्नी तारा की सेहत के लिए दुनिया के सारे खजाने नहीं दे सके। वो अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत थी। वो एक शानदार जोड़ा थे, दोनों लंबे, हल्की आंखों वाले, जैसे किसी दूसरी दुनिया के प्राणी हों। अरुण उसके लिए जीते थे, उसके लिए सांस लेते थे। वो अपनी प्यारी के कदमों में दुनिया की सारी दौलत बिछाने के लिए तैयार थे, हर देश में उसके लिए घर खरीदने के लिए। और वो बस हंसती रहती थी, कहती थी कि उसे उसके प्यार और उस बच्चे के अलावा कुछ नहीं चाहिए जो वो उसे देना चाहती थी। उसने इंतजार किया, उम्मीद की, फिर हताश कदम उठाने लगी। सलाह लेने के लिए यात्राएं, क्लिनिक चुनना, आईवीएफ, और फिर असफलता के बाद रोती थी जब भ्रूण नहीं ठहरता था। आप लोग क्यों नहीं समझते? ये भ्रूण नहीं है, ये मेरा जीवित बच्चा है, हमारा अरुण और मेरा बच्चा। लोग उसे दिलासा देते थे, नया प्रयास करने का सुझाव देते थे। आखिरकार स्विट्जरलैंड के एक क्लिनिक में उन्हें सफलता मिली। तारा सांस लेने से डरती थी, वो 4 महीने से गर्भवती थी। भ्रूण ठीक से बढ़ रहा था, लेकिन डॉक्टर उसकी सेहत को लेकर गंभीर रूप से चिंतित थे। कई हार्मोन इंजेक्शन उसके लिए अच्छे नहीं थे। उसे बेहोशी आने लगी, हमेशा थकान रहती थी। एक नियमित जांच के दौरान आईवीएफ प्रक्रिया से पहले बिजली की तरह एक निदान आया, खून की गंभीर बीमारी। गर्भावस्था जारी रखने की तो बात ही नहीं थी। डॉक्टरों ने गर्भपात पर जोर दिया और तुरंत इलाज शुरू करने की मांग की, लेकिन तारा ने अपना सामान पैक किया और क्लिनिक से भाग गई। अरुण ने पूरी दुनिया को सिर पर उठा लिया। आप मेरी पत्नी को कैसे खो सकते हैं? गायब हो गई का क्या मतलब है? ये कोई प्रतिबंधित जगह नहीं है डॉक्टर, डॉक्टर ने बचाव किया। और यहां हमारे पास कैदी नहीं है। वो अपनी मर्जी से चली गई। जितना भी अरुण गुस्सा हुआ, उसकी पत्नी ऐसे गायब हो गई जैसे पानी में चली गई हो। और फिर कुछ समय बाद वो खुद प्रकट हुई। पता चला वो पास में एक बूढ़ी औरत के यहाँ एक छोटा कमरा किराए पर लेकर रह रही थी। उसने गर्भावस्था पूरी की, वो खुद प्रसव के लिए क्लिनिक आई और मरने के लिए। अरुण रोया, उसके हाथों को चूमा, उसे इस तरह उसके साथ करने के लिए उलाहना दिया। लेकिन मेरे पास एक वजह है, वो फुसफुसाया। मैंने अपनी जिंदगी बेकार नहीं जी, मेरे बाद धरती पर एक निशान बाकी रहेगा। अरुण ने नवजात बच्ची को देखा,
लेकिन उसके प्रति खींच के अलावा कोई भावना नहीं हुई। इस झुर्रीदार, गुलाबी, बिना दांत के मुंह वाले प्राणी ने उसकी तारा को उससे छीन लिया था। थेरेपी का कोई नतीजा नहीं निकला और उसकी बहुत प्यारी पत्नी धीरे धीरे और तेजी से पिघल गई, जैसे मोमबत्ती। अरुण तारा के साथ ही अंदर से मर गया, अपना दिल दफन कर दिया। वो गंभीर रूप से आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा था। लेकिन छोटी आयशा, जिसका नाम उसने अपनी मां के नाम पर रखा था, जैसा तारा ने कहा था, अपनी नानी, दादी मां शांति के स्नेही हाथों में पड़ गई। ये महिला उन दोनों की देखभाल करने वाली बनी। धीरे धीरे अरुण फिर से जीने लगा। उसने अपनी बेटी पर ध्यान देना शुरू किया और आश्चर्य से पाया कि लड़की तारा की हूबहू कॉपी थी। मैं दादी मां शांति खुश हुई, चुपके से अपने बाएं कंधे पर थूकते हुए। नजर न लगे, हमारा प्यारा ठीक हो गया, भगवान का शुक्र है। शायद बच्ची का कम से कम एक पिता तो होगा, अगर उसने अपनी मां को खो दिया। अरुण अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, अपना सारा प्यार उस पर लुटाता था। छोटी लड़की स्नेही, आज्ञाकारी बढ़ी, अपने पिता से बिल्ली के बच्चे की तरह चिपकती थी और उसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया जाता था। अरुण ने दूसरी महिलाओं को कभी नहीं देखा, कभी नहीं, जब तक वो यादगार दिन नहीं आया। वो पहले ही आयशा को फोन कर चुका था, वादा किया था कि उसका एक काम बचा है और फिर वो तुरंत उसके पास आ जाएगा। एक पार्टनर जिसके साथ वे एक बड़ा शॉपिंग सेंटर बनाने जा रहे थे, जिसमें पेड़ पौधों से सजा हुआ बड़ा क्षेत्र था। पार्टनर की अनुवादक एक युवा महिला थी, जिसने लगभग उनकी बातचीत बिगाड़ दी थी, क्योंकि अरुण उसे आश्चर्य भरी आंखों से देखता था और कही गई बात सुनना भूल जाता था। वो वही थी, उसका नाम भी वही था, तारा। वही हाव भाव, वही नजरों का अंदाज। इन सालों में पहली बार अरुण भूल गया कि उसने बेटी से घर जल्दी आने का वादा किया था। वो उस रात घर पर रुका ही नहीं, उस खूबसूरत महिला के कमरे में रुका। वो लड़के की तरह प्यार में पड़ गया। उसकी तारा लौट आई थी, बिल्कुल वैसी ही। कहना जरूरी नहीं है कि उसने तुरंत उसे शादी का प्रस्ताव दिया। उन्होंने भव्य शादी की और युवा पत्नी मल्लिका पति के घर रहने आ गई। ओह बेटी, तुम इस सौतेली मां के साथ बहुत रोओगी और मैं भी तुम्हारे साथ। दादी मां शांति ने आयशा के बाल संवारते हुए आह भरी। जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। मल्लिका किसी और के बच्चे की मां बनने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उसका अपना एक बेटा तैयार था, समीर, आयशा की उम्र का। समीर अपनी मां जैसा बिल्कुल नहीं था, शायद सिर्फ स्वभाव में उतना ही अहंकारी और स्वार्थी। आयशा उपहारों, पिता के साथ समुद्र किनारे घूमने, यहां तक कि घर पर अकेले में शाम बिताने के बारे में भूल गई। अब वो पूरी तरह से अपनी युवा पत्नी में व्यस्त थे। वो हर्फ पे हर्फ उसकी हर बात सुनते थे, उसके हर शब्द को पकड़ते थे और ये ध्यान नहीं देते थे कि ये तारा उस तारा जैसी बिल्कुल नहीं थी जिससे उन्होंने प्यार किया था। पत्नी ने अरुण को आयशा को जितना हो सके दूर लंदन पढ़ने भेजने के लिए मना लिया। इसे लड़की के भविष्य की चिंता के रूप में दिखाया गया, ताकि उसे सबसे अच्छी शिक्षा मिले। आयशा ने उसे न भेजने के लिए जितना भी विनती की, पिता अटल रहे। मैं और तुम्हारी मां तुम्हारे भविष्य की चिंता करते हैं। मेरी कोई मां नहीं है, वो मर गई। मेरे पास सिर्फ बस पिता है, लेकिन वो भी कुछ समय से मुझसे दूर हो गए हैं। आयशा ने बात काटते हुए कहा। देखा, वो मुझसे नफरत करती है, मल्लिका बीच में बोली और दुख से अपने होंठ सिकोड़ लिए, सावधानी से अपनी पूरी तरह से सजी आंखों में से एक झूठा आंसू पोंछते हुए। मैंने कहा था ना, मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं, मैं अजनबी, बुरी सौतेली मां ही रहूंगी। तुम गलत हो आयशा, समीर भी पढ़ने जा रहा है। पिता उसे समझाने की कोशिश करते रहे। आखिर में सब आंसुओं में खत्म हुआ, जिसमें दादी मां शांति के आंसू भी शामिल थे। वो रोई और सूटकेस पैक किए। पिता से दूर 6 साल आयशा के लिए बेकार नहीं गए। वो उसे पैसे भेजते थे, त्योहारों, नए साल और जन्मदिन पर बधाई देते थे, लेकिन आयशा घर नहीं आ सकती थी। पिता कहते थे कि उसके लिए ऐसा ही बेहतर होगा। हालांकि समीर साल में 4 बार अपनी मां से मिलने घर आता था। दादी मां शांति ने अरुण को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी जादू के असर में हो,
दोहराते रहे कि बेटी के लिए ऐसा ही बेहतर होगा। लड़की अनाथ हो गई है और ये उसके लिए बेहतर है। होश में आओ अरुण, किसी जादूगर को बुलाने का समय है। क्या उसने तुम्हें वश में कर लिया है? ये डायन, उनका मतलब उसकी पत्नी से था। फिर दादी मां शांति को अपनी बातों का नतीजा भुगतना पड़ा। मल्लिका ने उसे घर से हटा दिया, दूसरी नौकरानी रख ली और फिर से अरुण ने कुछ नहीं कहा। मल्लिका ने बस उसे याद दिलाया कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए और उसकी गोलियां ले आई। अरुण कई सालों से दिल की दवाएं ले रहे थे। उनका दिल कमजोर था। कुछ नहीं, देर सबेर सब खुल जाएगा। वो देखेगा कि तुम कौन हो। दादी मां शांति बुदबुदाई अरुण के घर से एक छोटे सूटकेस के साथ निकलते हुए, और ये खुल गया। अरुण ने अनजाने में मल्लिका और समीर की बातचीत सुन ली और एक ही पल में सब समझ गए। पता चला मल्लिका कई सालों से उन्हें अपने जाल में फंसाने की साजिशें बुन रही थी। उसने कई प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, अपने बाल रंगवाए थे, तारा की चाल, हाव भाव और आवाज की नकल बड़े ध्यान से की थी ताकि खुद को अपनी दिवंगत पत्नी की कॉपी बना सके। और वो उन्हें धोखा देती रही और लूटती रही, चोरी करती रही और एक भी दिन उनसे प्यार नहीं किया। अरुण देर तक बैठे रहे, जैसे अवाक हो गए हों। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया ताकि वो इस औरत के मेरे पैसे तक पहुंचने के रास्ते में ना आए। भाड़ में जाएं ये पैसे। इन्होंने मेरी असली फैमिली छीन ली, उसकी जगह एक नकली चीज रख दी। किस लिए? उस रात वो कई सालों में पहली बार बहुत ज्यादा पी गए और कार्डियोलॉजी में भर्ती हो गए। सर, इस तरह पीना आपके दिल के लिए आत्महत्या है। आपने अपनी हालत इतनी खराब क्यों कर ली? आपको पीना तो दूर, सूंघना भी नहीं चाहिए, शायद दूर से और खिड़की के शीशे से। प्रोफेसर ने डांटा, उनके टेस्ट रिजल्ट देखते हुए। मैं नहीं पीता डॉक्टर। अरुण ने अपना बचाव किया। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। ये मेरी बेवकूफी थी, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। अरुण ने अपने ऑफिस के सुरक्षा प्रमुख को बुलाया और उन्हें अपनी पत्नी पर एक फाइल बनाने का काम सौंपा। इसे दोबारा पढ़कर अरुण को लगभग दोबारा पीना चाहा ताकि उनके बेवकूफ दिमाग को सुन्न कर सके। जो कुछ उन्होंने समझा था और पत्नी की समीर से बातचीत से सुना था, वो सिर्फ बर्फ के टीले का एक छोटा सा हिस्सा था। अरुण ने मल्लिका नाम की औरत की फाइल दोबारा पढ़ी और पता लगाया कि उसने इन सालों में उन्हें कितनी रकम का चूना लगाया था। और इस बीच वो चुपके से एक ऐसे आदमी के साथ संबंध बनाए हुए थी जिसके साथ वो बड़े प्लान बना रही थी और जिससे उसका बेटा समीर पैदा हुआ था। इससे पहले कि वो अपने मकसद तक पहुंची, अरुण वर्मा से शादी करने का। उन्होंने तुरंत अपने वकील को अपने वार्ड में बुलाया और उनसे कागजात तैयार करने और उनकी शादी को खत्म करने का आदेश दिया। कारण काफी थे। शुक्र है कि उन्होंने शादी से पहले एक प्रीनपेशियल एग्रीमेंट का प्रस्ताव दिया था। मल्लिका तब नाराज हो गई थी, लेकिन ऐसा दिखाया जैसे वो खुद भी यही चाहती थी। और फिर धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से अरुण को दिल की बीमारियों की ओर धकेलती गई। उनके खाने में केमिकल्स मिलाती गई और फिर उन्हें गोलियां खिलाती गई ताकि उनकी मौत के बाद उसे वो सब कुछ मिल जाए जो उनके पास था, ताकि कॉन्ट्रैक्ट उसकी योजनाओं में बाधा न बने। बेवकूफ, महाबेवकूफ, मेरी बेटी, मेरी बेटी, क्या तुम मुझे माफ करोगी? वो आयशा और दादी मां शांति को घर वापस लाने और सब कुछ ठीक करने वाले थे, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिला। यह बेकार नहीं गया कि उसने अपने अमीर पति को दिल की बीमारी देने की कोशिश की। अरुण घर पहुंचने से पहले ही मर गए, डिस्चार्ज का इंतजार किए बिना। एक ही चीज जो वो कर पाए वो था तलाक को अंतिम रूप देना और अपनी वसीयत अपनी बेटी के नाम दोबारा लिखना, दस्तावेज में मल्लिका का किसी भी तरह का जिक्र हटाना और अपनी बेटी को अपनी हर चीज का इकलौता वारिस नियुक्त करना। जब दुखी आयशा पिता के अंतिम संस्कार के लिए आई, तो मल्लिका ने उसे अपने बचपन के घर में नहाने और शोक के कपड़े बदलने तक नहीं दिया, उसे होटल भेज दिया। उसने कहा कि पिता ने सब कुछ उसे छोड़ दिया है और आयशा का अब यहां कुछ लेना देना नहीं है। ये उसका एक खेल था, एक चाल, सौतेली बेटी को तोड़ना, फिर उसका दिमाग अपनी तरफ करना
और उसे मल्लिका के हक में कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करना। होटल में आयशा का सूटकेस, जिसमें उसके कागजात, दस्तावेज और पैसे थे, चोरी हो गया। और जब रात में कोई उसके कमरे में घुस गया और उसे गला घोंटना शुरू कर दिया, तभी आयशा ने कहीं भी छिपने का फैसला किया, बस किसी से दूर। उस रात वो संयोग से मजबूत हाथों से छूट गई और चीखने लगी। जाहिर है कमरे में कोई घुसपैठिया नहीं मिला, लेकिन उसने होटल से पुलिस ले जाने का अनुरोध किया, जहां वो सुबह तक रुकी। उसने दस्तावेज गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मल्लिका अपनी कोहनी काट रही थी और अपनी सौतेली बेटी को कोस रही थी। अपनी दूरदर्शिता की कमी के लिए खुद को बुरा भला कह रही थी। उसने गलत हिसाब लगाया था। उसे उस मूर्ख लड़की को अपने पास रखना चाहिए था और उस पर काम करना चाहिए था, भगाना नहीं चाहिए था। तो वो छिप गई। मल्लिका को अब भी बहुत कुछ करना बाकी था और अब उसे खोजना भी था। ती पासपोर्ट के बजाय एक प्रमाण पत्र मिलने के बाद आयशा ने शहर के किनारे पर एक पुरानी बिल्डिंग में एक छोटा कमरा किराए पर लिया और राजीव की फर्म में सफाई वाली बन गई। बस यही है, बाकी आप जानते हैं। आयशा ने आह भरी। राजीव और विक्रम उसे सुनते रहे, मुंह खुले रह गए, उन्हें बंद करना भूल गए। वाह, तो हम तो जासूस निकल गए। राजीव ने सांस छोड़ी। विक्रम, तुम्हें लड़की की मदद करनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। क्या आपको पता था आयशा कि आप अपनी विरासत में मिली सारी संपत्ति की असली मालिक हैं? वो आयशा की ओर मुड़ा। वो घबरा गई। ये कैसे? मतलब, मेरी सौतेली मां ने कहा कि मेरा कुछ भी नहीं है। पिता ने सब कुछ उनके नाम कर दिया था। एक और झूठ, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। आप घर वापस जा सकती है और आप उन्हें बाहर निकाल सकती है, और मैं तो उनके साथ नरमी नहीं बरतूंगा। आयशा ने डर से सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं अभी भी उनसे बहुत डरती हूं। और ये तो पल भर में हल हो जाता है, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। राजीव मुस्कुराया। विक्रम कल तुम्हारे साथ जाएगा, बल्कि कल क्यों, आज ही जाओ। मैं तुम दोनों को आज के लिए छुट्टी देता हूं। अपने परिवार के मामलों को संभालो। जब मल्लिका ने अपनी हवेली के दरवाजे पर आयशा को एक ऐसे पहलवान के साथ देखा जो गोरिल्ला जैसा दिख रहा था, तो वो हैरान रह गई। तुम यहां क्या कर रही हो? वो यहीं रहती है, अगर आपको नहीं पता। उस विशाल आदमी ने उसका कंधा हटाते हुए कहा, सूटकेस अंदर ले जाते हुए। मल्लिका चुपचाप घबरा गई। उसे कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं मिले। और आप यहां नहीं रहती, कल से आप आज ही पैक कर सकती हैं, उस अप्रिय विशाल आदमी ने आगे कहा। दूसरी मंजिल से रेशमी बाथरोब पहने एक आदमी नीचे आया और सवाल पूछने लगा। मल्लिका, ये कौन है? आयशा क्यों आ गई? क्या तुमने उसे बुलाया था? ये लंबा आदमी कौन है? ये लंबा आदमी उसका मंगेतर है और आयशा को निमंत्रण की जरूरत नहीं है। वो यहाँ की मालिक है, विक्रम ने शांति से जवाब दिया, अपना परिचय देने की जहमत न उठाते हुए। आयशा शर्मा गई। रात में बिना घटना के नहीं बीती। विक्रम गैरेज में नीचे गया, किसी शोर से जगा। पता चला परिवार सक्रिय रूप से कीमती सामान कार में पैक कर रहा था, ताकि घर से जितना हो सके उतना बाहर ले जा सके। विक्रम ने शांति से सिर हिलाया। सलाह नहीं दूंगा, वरना एक आपराधिक मामला बन जाएगा, जिसकी पूंछ बड़े पैमाने पर चोरी है और सिर हत्या का प्रयास है। वही तो आप थे जिन्होंने होटल में आयशा का गला घोंटा था। आप जेल की चारपाई पर खुशी खुशी आराम करेंगे। उसने अजगर की मुस्कान दिखाई। आदमी के घुटने कांपने लगे। मैंने गला नहीं घोंटा, मैंने बस डराना चाहा। लेकिन मैं डराता नहीं, मैं बस तुम दोनों को लंबे समय के लिए बंद कर दूंगा, विक्रम ने कड़ा जवाब दिया। फिर आयशा दादी मां शांति को घर ले आई और कहा कि उन्हें काम करने की जरूरत नहीं होगी, बस पास में रहना है, अपनी असली दादी मां की जगह। मेरी खुशी, मैं तो उदासी से मर जाऊंगी। मुझे काम करने की आदत है। तो ठीक है, अगर आप चाहें तो सुबह मेरे लिए मेपल सिरप वाले पैनकेक बना सकती हैं। आयशा मुस्कुराई। नानी आयशा के करीब झुकी और फुसफुसाया, और ये गुलिवर, क्या वो अब तुम्हारी रक्षा करता है? ये इतना विशाल है कि मैं खुद डर जाती हूं। लेकिन इनके साथ मैं किसी से नहीं डरती। आयशा मुस्कुराई। दुनिया में किसी चीज से नहीं। चलो, भगवान का शुक्र है तो मैं भी तुम्हारे लिए शांत हूं।
दादी माँ शांति ने अपने एप्रन से अपनी आंखें पोंछी। और मैं तो तुम्हें पैनकेक बनाऊंगी, सचमुच। और वो फुर्ती से रसोई में चली गई मेपल सिरप वाले पैनकेक बनाने, अपनी प्यारी पोती और उसके 6 फीट लंबे मंगेतर को खिलाने के लिए। इतने बड़े आदमी के लिए ढेर सारे पैनकेक बनाने पड़ेंगे।